हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों का नया टीचर हूं जो कि आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगा और मेरा नाम गोपाल कृष्ण राय है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग विज्ञान, साइंस। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं साइंस होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विज्ञान यानी वि और ज्ञान, दो शब्दों से मिलकर हमारा ये साइंस बना हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वी और ज्ञान। तो दोस्तों, वी यहाँ मतलब रखता है विशेष से, स्पेशल, और ज्ञान का मतलब आप लोग जानते ही हैं, नॉलेज से होता है। तो किसी भी घटना के बारे में विशेष ज्ञान रखना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जैसे कि दोस्तों, मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ कि ज्ञान और विज्ञान में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। अब हम लोग सबको पता होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है। ये तो हुआ ज्ञान। अब अगर हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर पृथ्वी सूर्य की तरफ चारों ओर चक्कर क्यों लगाती है, क्या क्या कारण है जिसके चलते पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब उसमें हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, फिर उसमें रोटेशन वाला जो फिनोमिना होता है, मतलब घूर्णन। तो जब हम इन सभी चीज़ों का डिटेल अध्ययन करने लगते हैं तो वहाँ फिर ज्ञान नहीं, वहाँ विज्ञान हो जाता है। तो साइंस को आप सिंपल इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी प्रकृति में घट रही किसी भी घटना के बारे में विशेष ज्ञान रखना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो ये तो था विज्ञान। अब आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग ऊपर देख भी सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है गति तथा गति के नियम, और साथ साथ में हम लोग बल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं गति। गति क्या होती है, और गति के साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि विराम क्या होता है, क्योंकि गति और विराम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। गति और विराम, ठीक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गति। आखिर गति किसको कहते हैं, गति होती क्या है? तो दोस्तों, अगर कोई वस्तु, कौन सी वस्तु गति में है, कौन सी वस्तु विराम में है, ये हमें तभी पता चलता है जब हम ये देखते हैं कि क्या वो वस्तु समय के साथ अपनी स्थितियों में बार बार परिवर्तन कर रही है। अगर वो कोई वस्तु समय के साथ साथ, मतलब समय बीत रहा है और उसकी स्थिति बार बार बदल रही है, तो अगर वो वस्तु समय के साथ बार बार अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर रही है, इसका मतलब वो वस्तु गति में है। जैसे कि हम आप लोगों को एक छोटे से उदाहरण के थ्रू समझाते हैं। आप लोग के सब में एक घर में घड़ी होगी, आप सब ने घड़ी देखा होगा। और जैसे कि घड़ी में होता है यहाँ 12, यहाँ हो गया आपका 3, यहाँ हो गया आपका 6, यहाँ हो गया 9। घड़ी की सुइयाँ होती हैं इसमें, घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली। तो दोस्तों, मान लीजिए कि घर में 12 बजे और आप लोग आके घड़ी देखते हैं, तो दोनों ही जो हमारी सुइयाँ होती हैं वो 12 पे ही होती हैं। अगर हम 1 घंटे बाद आते हैं तो जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 पे पहुंच गई होती है, और मिनट वाली सुई अभी भी 12 पे होती है। 1 घंटे बाद और आए तो घंटे वाली सुई 2 पे पहुंच जाएगी, 1 घंटे बाद और आए तो घंटे वाली सुई 3 पे पहुंच जाएंगे। जैसे तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, ये जो सुई है हमारी एक वस्तु ही है और इसकी स्थिति बार बार बदल रही है। इसका मतलब यही हुआ कि ये वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है। तो जो भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थितियों में परिवर्तन करती है उसको कहते हैं कि वस्तु गति में है। और इसका उल्टा, अगर कोई वस्तु अपने स्थिति में समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाती है, इसका मतलब ये होता है कि वो वस्तु विराम की अवस्था में है। जैसे कि हम लोग रोज़ खेल के आते, मान लीजिए फुटबॉल खेलते हैं, और हमारा फुटबॉल
शाम को खेल के आया और उसको घर में रख दिया अपने कमरे में। 1 घंटे बाद हम लोग फिर से आए, देखे फुटबॉल वही पड़ा है। 2 घंटे बाद आए, फिर से देखे फुटबॉल वही पड़ा है। तो हम जब बार बार उसको आके देखते हैं, हर बार वो फुटबॉल अपनी वही स्थिति में पाया जाता है। इसका मतलब समय के साथ साथ जैसे जैसे समय में तो परिवर्तन हो रहा है, समय तो नहीं रुक रहा है, बट समय के साथ वो जो वस्तु है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ये स्थिति विराम की स्थिति होती है। मतलब अगर कोई वस्तु अपनी स्थितियों में समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाती है, तो इसका मतलब होता है कि वो वस्तु विराम में है। और यही विराम की डिफिनीशन भी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि गति और विराम दोनों दोनों का कारण क्या होता है? दोनों का कारण बल होता है। अगर कोई वस्तु गति में है तो उसका भी कारण बल है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसका भी कारण बल ही है। दोस्तों, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर कोई वस्तु विराम की स्थिति में है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं होता है। गति में तो आप लोगों को सीधा समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई, कोई जैसे आप लोग कहीं खड़े हैं, आप लोगों को आके किसी ने धक्का दे दिया, आप लोगों पे कोई फोर्स लगाया, बल लगाया, तो आप लोग तुरंत अपनी स्थिति आप अपनी बदल लेते हैं, तो आप गति में हो जाते हैं। अगले क्षण यहाँ थे, अगले क्षण किसी ने धक्का दिया, वहाँ पहुँच गए, तो समय के साथ आपने स्थितियों में परिवर्तन किया आपने, तो आप तो गति में हो गए। बट विराम के समय भी जब कोई वस्तु रुकी भी होती है तो उस पे लगने वाले, ऐसा नहीं है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है, बट जितने फोर्स लग रहे होते हैं उनका परिणामी शून्य हो जाता है। परिणामी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप लोग देखिए, आप लोग के पास ये एक पेंडुलम के थ्रू मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये हमारा कि जैसे कि पेंडुलम हुआ। अब दोस्तों, हम लोग धागे से बॉल भी बांध लेते हैं, उसको भी पेंडुलम ही होगा वो भी, तो आप लोग अपने भी बना सकते हैं। तो हम लोग बांध के अगर लटकाते हैं पेंडुलम, तो कुछ समय बाद आप लोग देखेंगे कि वो एकदम स्थिर हो जाता है। तो स्थिर होने के बावजूद भी उस पे दोस्तों दो बल लग रहे होते हैं। एक गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की तरफ लग रहा होता है पेंडुलम पे, नीचे की तरफ, और एक होता है टेंशन, तनाव बल जो कि रस्सी के थ्रू लगता है। तो इस पेंडुलम, इस गेंद पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब चूंकि ये दोनों फोर्स दिशा में तो एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु इनका जो परिमाण है वो आपस में बराबर है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, यानी कि कैंसिल कर देते हैं। और इस वस्तु को लगता है कि जैसे इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, और ये वस्तु विराम में होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि विराम की स्थिति में होने के बावजूद भी वस्तुओं पे कई सारी फोर्सेस लग रही होती हैं, लेकिन उन पे लगने वाले समस्त बलों का परिणामी जो होता है वो शून्य हो जाता है। दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा बल के बारे में पढ़ लेते हैं। बल क्या होता है, इसको पहले इसकी हम लोग थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं कि बल किसको कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पिछली अपनी क्लासेस में, 8th में, 7th में, कि बल वह धक्का अथवा खिंचाव है, पुल और पुश, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बल धक्का अथवा खिंचाव है, यानी कि आप लोग जब भी विज्ञान पढ़िएगा उसको सामाजिक विज्ञान की तरह नहीं पढ़ना है। हर एक लाइन का आपको मतलब वहाँ समझते हुए चलना है। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि बल वह धक्का अथवा खिंचाव है, यानी बल या तो धक्का है या तो खिंचाव है। तो बल के केवल दो ही रूप होते हैं, एक तो धक्का, जैसे कि हम लोग ने किसी को आगे की तरफ बल लगाया, और एक अपनी तरफ उसको खींचा,
तो बल दो फॉर्म में होता है, या तो धक्का होता है या तो खिंचाव होता है। तो इस पूरी लाइन में ये पुल, अगर आप इसको इंग्लिश में कहें, एंड पुश। पुल का मतलब खींचना और पुश का मतलब धक्का देना। तो वो इंग्लिश में होता है कि अ फोर्स इज अ पुल और पुश विच कम्प्लीटली चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। यानी या तो वो बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन पूरी तरह से कर देता है, या फिर परिवर्तन करने की कोशिश करता है। परिवर्तन करने की कोशिश करता है, देखिए दोस्तों, मैं इस पे आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जैसे कि फुटबॉल का ही फिर से लेते हैं उदाहरण। फुटबॉल आपके सामने पड़ा है, आपने उस पर एक फोर्स लगाया, उसको अपने पैर से किक किया। जैसे ही आप उसको किक करेंगे, आप उस पर एक पुश फोर्स लगाएंगे, आप उसको एक धक्का देंगे, और जैसे ही धक्का देंगे उसमें क्या हो जाएगा, गति हो जाएगी और वो दूर कहीं चला जाएगा। तो ये तो हुआ पुश। इसमें क्या हुआ कि वस्तु पे लगने वाले बल ने वस्तु की स्थिति में पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया। अभी यहाँ था और अभी कुछ समय बाद यहाँ चला गया। बट फोर्स हमेशा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर देता है। कभी कभी परिवर्तन करने की कोशिश करता है बट कर नहीं पाता। जैसे कि आप किसी दीवार पे अगर जोर से धक्का लगा रहे हैं, फिर भी दीवार की स्थिति में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। आपने तो बल लगाया बट स्थितियाँ तो उसकी बदली नहीं। तो फोर्स केवल वस्तु की स्थिति में बदलता ही नहीं है, बदलने की कोशिश भी करता है। तो ये दोनों यहाँ मेरे बदलने की कोशिश का हो सकता है, मतलब हमने आपको समझा दिया है। तो फोर्स यानी कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, बल, अब हम लोग पढ़ते हैं बल कितने प्रकार के होते हैं। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, क्योंकि दोस्तों मैं बल के बाद आप लोगों को गति पूरी डिटेल में एक बार पढ़ाऊँगा। उसमें वेलोसिटी यानी कि वेग बताऊँगा, चाल बताऊँगा, सब कुछ पूरा डिटेल बताऊँगा। इसलिए आप लोगों को पहले बल समझना ज़रूरी है, क्योंकि बल ही कारक होता है गति का। तो पहले हम लोग बल पढ़ेंगे, फिर बल के बाद गति भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि बल के प्रकार। दोस्तों बल को आप अगर डिफाइन करना चाहें कि कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप के बल होते हैं। एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई वस्तु मोशन में तभी होती है जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य करता है। जैसे कि हम वही अपना पेंडुलम वाला एग्जाम्पल एक बार फिर से उठाते हैं, लोलक वाला। तो ये हमारा हुआ लोलक। अब दोस्तों इस पे दो बल कार्य कर रहे हैं, इस लोलक पे, इस पे बॉल पे, जो गेंद है जो धागे के साथ लटकी हुई है। एक हमारा टेंशन है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और एक गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी जो नीचे की तरफ लगा रही है। ये बल दोस्तों, दोनों जो बल हैं, चूँकि दिशा में एक दूसरे के बहुत विपरीत हैं, पूरी तरह से विपरीत हैं और परिमाण में बराबर। तो ये इस वस्तु की स्थिति को विराम में बनाने के लिए इन दोनों बलों ने अपने आप को बैलेंस करके रखा है। यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक संतुलित बल रख रहा है, और जब भी किसी वस्तु पे संतुलित बल लगता है, वस्तु हमेशा विराम की स्थिति में होती है। अब दोस्तों देखिए, असंतुलित बल, जैसे कि मान लीजिए इस इधर से आके हम लोगों ने इसको थोड़ा सा धक्का दे दिया। जैसे ही धक्का देंगे ये पेंडुलम की स्थिति क्या होगी, बदल जाएगी। ये यहाँ से यहाँ की तरफ हो गया। मतलब अब इस पर तीन फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर, एक नीचे और एक हमारे बाएं साइड से। अब चूंकि इन तीनों फोर्सेस का परिणामी जो बल है वो जीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना बल इधर लग रहा है उतना बल इधर लग रहा है। तो ये वाले बल तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, बट ये एक एक्स्ट्रा बल जो आ जा रहा है वो इन दोनों फोर्सेस को परिणामी जीरो नहीं होने दे रहा है, और इसीलिए इस पे एक असंतुलित बल लग रहा है, क्योंकि इस बल को संतुलित करने के लिए इसके विपरीत दिशा में कोई बल लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे इस वस्तु पे एक असंतुलित बल लग रहा है, जिसके चलते ये वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो जा रही है। तो बच्चों दो ही बल होते हैं, एक संतुलित और एक असंतुलित बल।
फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे गति के थोड़ा सा नियमों के बारे में जान लेते हैं, जिनको गैलीलियो ने शुरू किया था पढ़ना और बाद में न्यूटन ने उनको सही से विस्तार में हम लोगों को बताया था। तो दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा होगा गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। गति के नियम। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गति के 3 नियम होते हैं। आप लोगों को पिछली कक्षाओं में भी बताया गया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 8th 9th क्लास में कि गति के नियम 3 होते हैं। हम तीनों नियमों को एक एक करके पढ़ेंगे। दोस्तों, गति का जो पहला नियम होता है उसको हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। दोस्तों, जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्रव्यमान वाला जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व और एक होता है विराम का जड़त्व, यानी कि इनर्शिया ऑफ मास, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो गति के 3 नियम होते हैं। तो पहला नियम हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको कहते हैं हम लोग जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम हम लोग को क्या बताता है दोस्तों, कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो लगातार गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक, या अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता। आप लोग समझ रहे हैं कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे कोई फुटबॉल या हम ही कहीं खड़े हैं तो हम लोग तब तक विराम की अवस्था में बने रहेंगे जब तक कि हम पे कोई बाहर से आके अलग से कोई फोर्स न लगा दे, कोई बल न लगे। और अगर कोई वस्तु, जैसे कि फुटबॉल को हमने किक किया, वो लुढ़कती हुई इधर की तरफ जा रही है, तो ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि सामने से इसको आके कोई यहाँ पे फोर्स लगा के रोक ना दे। तो अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में आके उसको कोई बल न लगा दे। और अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर आके कोई बाहरी बल न लगा दे। तो ये हमारा दोस्तों था जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए दोस्तों, जड़त्व के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि गति का जड़त्व। दोस्तों, आप सब ने मोटरसाइकिल या स्कूटर या साइकिल पे बैठा ही होगा। तो दोस्तों, आप लोग जैसे कि देखते हैं कि आपके घर के कोई आदमी हैं, वो आप लोगों को बाइक पे पीछे बैठाते हैं और आप अभी बैठे ही होते हैं, तब तक जैसे ही वो गाड़ी चालू करते हैं आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, या आप मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे होते हैं, जैसे ही ब्रेक लगता है आप फिर से क्या होते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं। तो दोस्तों, गति का जड़त्व, इसमें होता क्या है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन करना नहीं चाहती है। कोई भी वस्तु है
वो अपनी स्थिति में अपने आप से परिवर्तन नहीं करते हैं, जब तक कि उस पे कोई बाहरी बल नहीं लगता है, और ये जड़त्व तो होता है। तो दोस्तों, जब आप बाइक पे बैठ के जा रहे होते हैं, यहाँ क्या होता है कि ये जो हमारी बाइक होती है, ये तो मोशन में होती है। आप यहाँ बैठे हैं और ये जो चला रहे हैं वो हैं। अब जब ये गाड़ी गति कर रही होती है तो इसके साथ साथ आपकी पूरे शरीर में गाड़ी की स्पीड के साथ आपका पूरा शरीर गति की अवस्था में होता है। और जैसे ही गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है तो होता क्या है, क्योंकि आपके ये जो दो पैर जो दोनों होते हैं वो नीचे होते हैं, और ब्रेक लगाते ही, गाड़ी के रुकते ही आपके जो दोनों पैर होते हैं वो तो विराम की अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन आपके जो पैर के ऊपर का हिस्सा होता है उस पर किसी प्रकार का कोई फोर्स लगता नहीं है। वो अपनी स्थिति को पूर्ववत बनाए रखने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है, वो अभी आगे जाने की कोशिश करता है, और इसी चक्कर में आप आगे की तरफ क्या होता है, ब्रेक लगने पे झुक जाते हैं, क्योंकि आपके दोनों पैर गाड़ी के रुकते ही रुक जाते हैं गति करना, लेकिन आपके ऊपर का भाग चूँकि गाड़ी से जुड़ा नहीं होता है, पैर तो दोनों गाड़ी पे होते हैं, ऊपर का भाग तो आपके पैर पे टिका होता है। तो पैर तो गाड़ी रुकने के साथ साथ स्टॉप हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, लेकिन आपके ऊपर का जो भाग होता है वो रुक नहीं पाता है। वो जड़त्व के कारण अपनी पूर्ववत स्थिति, यानी कि गति की स्थिति बनाए रखने की कोशिश करता है, जिसके चलते वो आगे की तरफ बढ़ता है और सामने वाले आदमी के साथ टकरा जाता है। तो यहाँ दोस्तों, जो जड़त्व है वो किस टाइप का जड़त्व है, गति का जड़त्व है, यानी ये वस्तु जो गति कर रही है वो अपनी गति की स्थिति को बनाए रखना चाहती है। अब गति के जड़त्व के बाद हम लोग थोड़ा सा विराम का भी जड़त्व पढ़ेंगे। तो दोस्तों, विराम का जड़त्व हम लोग को अब आगे सीखना है। आइए हम लोग सीखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें भी हम लोग लेते हैं। विराम का जड़त्व मतलब कि अगर वस्तु विराम में है, यानी कि रुकी हुई है, तो वो अपनी इस स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी बल न लगा दें। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम गांव में किसी पेड़ पे चढ़ते हैं और किसी पेड़ की डाली को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं, तो होते क्या है कि उसमें जो फल लगे होते हैं वो टूट के गिरने लगते हैं। अब दोस्तों, यहाँ होता क्या है कि ये मान लीजिए डाली है और यहाँ पे हमारे जो फल हैं वो लगे हुए हैं। तो नॉर्मली क्योंकि इन फलों पे किसी भी प्रकार का कोई असंतुलित बल लग नहीं रहा है, तो ये तो विराम की स्थिति में होते हैं। और जैसे ही हम लोगों ने डाली को पकड़ के हिलाना शुरू किया, तो ये जो विराम की स्थिति होगी वो क्या होगी, बदलेगी, और ये अपने इस स्थिति में जड़त्व के कारण बदलने की कोशिश करेंगे नहीं, और इस चक्कर में क्या होगा कि इन पे एक असंतुलित बल लगेगा और ये इस पेड़ से निकल के नीचे की तरफ आ जाएंगे। एक और उदाहरण, जैसे कि आप लोग अपना कंबल कंबल को जब आप लोग ज़ोर ज़ोर से झटकते हैं तो उसमें से धूल के कण क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। यहाँ भी दोस्तों विराम का ही जड़त्व काम करता है। कैसे? जब कंबल में किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती है, वो पड़ा हुआ होता है, तो उस पे जो धूल के कण होते हैं वो भी उसके साथ चिपके हुए होते हैं, ठीक। और जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, मूव कराते हैं, यानी कि कंबल को थोड़ा सा क्या करते हैं, झटका देते हैं, तो कंबल तो चूँकि हमारे हाथों के साथ साथ कंबल मोशन में आ जाता है, लेकिन कंबल के साथ जो चिपके हुए धूल के कण हैं वो अभी भी अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, और इसी के चलते वे क्या होते हैं, वहीं पे रुके रहने की प्रयास करते हैं, और कंबल क्या करता है, मूव करने लगता है, यानी गति करने लगता है। तो कण जो हैं वो अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश करते हैं, और कंबल को हम अपने
द्वारा फोर्स लगा के क्या करते हैं, गति की स्थिति में ला देते हैं, और इसी के चलते ये धूल के कण हैं वो क्या होते हैं, कंबल से अलग होके नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तो यहाँ जो दोस्तों जो दोनों उदाहरण थे, इसमें विराम का जड़त्व होता है। विराम का जड़त्व मतलब कि अगर कोई वस्तु विराम की स्थिति में है तो वो अपनी इस स्थिति को हमेशा बनाए रखने का प्रयास करेगी जब तक कि हम बाहरी बल लगा के उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न कर दें। तो ये था दोस्तों हमारा गति का पहला नियम। अब दोस्तों हम लोग गति के दूसरे नियम पे आते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी गति का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। दोस्तों गति का दूसरा जो नियम होता है उसके द्वारा हम लोग बल की परिभाषा की व्याख्या करते हैं। बल जिसको हम लोग इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, फोर्स का पहला लेटर एफ, और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यही होता है। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा गति का नियम है वो यही बताता है कि किसी वस्तु पे लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न हुई त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। दोस्तों त्वरण में आप लोगों को आगे की क्लासेस में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग केवल गति का चूँकि दूसरा नियम देख रहे हैं तो उसी पे हम लोग अपना फोकस करते हैं। आप लोगों को अगर पता होगा तो अच्छी बात है। त्वरण का दोस्तों ठीक फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसको परिभाषित कर दे रहा हूँ। वेग आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेग चाल, तो वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। बाद में दोस्तों मैं इसको अच्छे से और बताऊंगा जब हम लोग गति का टॉपिक फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग न्यूटन या गति के नियम पढ़ रहे हैं तो उस पर पूरा अपना फोकस करते हैं। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। दोस्तों ये जो गति का दूसरा नियम है इसके द्वारा हम गति के पहले नियम की व्याख्या भी कर सकते हैं। आइए हम आपको सिखाते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं इसको। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को जो ना आए, जो बात समझ में ना आए उसको कमेंट सेक्शन में हम लोगों को ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग आपकी समस्याओं का निपटारा कर सकें और अच्छे से पढ़ा सकें आप लोगों को। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके अपना फीडबैक दीजिएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो दोस्तों द्रव्यमान तो किसी का बदलता नहीं है। एक बार जो आपका द्रव्यमान है जो है वो तो बदलेगा नहीं। बट एक्सीलरेशन क्या होता है दोस्तों, प्रारंभिक वेलोसिटी और अंतिम वेलोसिटी के बीच की डिफरेंस को जब हम लोग टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं वह हम लोगों का क्या मिल जाता है, एक्सीलरेशन। यानी एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंतिम वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दीजिए, और ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो अंतर आया, ये मान लेते हैं कि टी समय में ये अंतर आया तो इसको टी से डिवाइड कर देते हैं। यही तो हुआ त्वरण, वेग परिवर्तन की दर। यहाँ v माइनस यू, वी फॉर अंतिम वेलोसिटी और u फॉर प्रारंभिक वेलोसिटी और t फॉर समय, यानी इस वेलोसिटी से इस वेग से इस वेग में आने में कितना समय लगा, उसी से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा वेग परिवर्तन की दर आ जाएगा। दोस्तों वेग और
चाल में क्या होता है अंतर, मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। और पहले हम लोग इससे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम इससे गति के पहले नियम को सत्यापित कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको इस टी को इधर साइड ले आएँ तो ये हो जाएगा एफ इंटू टी, और यहाँ पे बचेगा एम वी माइनस यू। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, तो यहाँ हो गया एफ इंटू टी, और ये हो गया एम भी, अंदर ले जाकर गुणा कर देते हैं, और एम यू। तो जैसा कि पहला नियम हमारा क्या कह रहा था दोस्तों, कि जब तक हम किसी वस्तु पे बल नहीं लगाएंगे, जो उसकी स्थिति प्रारंभ में थी वो समय बदलने के साथ साथ वही बनी रहेगी। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ फोर्स नहीं लगाते, यानी फोर्स ज़ीरो है, तो यहाँ क्या होगा, ज़ीरो इंटू टी, एंड दिस इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। तो यहाँ तो इधर हो गया जीरो, इधर हो गया जीरो। ठीक दोस्तों, इस m को अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचता है v माइनस यू। अब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तो ज़ीरो हो नहीं सकता, ये तो हुआ नहीं। ऐसे तो है नहीं कि किसी का द्रव्यमान ही ज़ीरो हो जाएगा कुछ समय बाद। समय के साथ उसकी स्थिति भले बदल सकती है, बट द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं। आपका जो भार है, हालांकि भार और द्रव्यमान दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ हम लोग समझने के लिए मान सकते हैं। या फिर कह सकते हैं किसी वस्तु का परिमाण, परिमाण तो बदलता नहीं। अगर कहीं 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो वहाँ 10 ही न्यूटन होगा, उसकी स्थिति बदलेगी। तो दोस्तों m ज़ीरो हो नहीं सकता, क्योंकि m यहाँ क्या है, द्रव्यमान है। इसका मतलब चूँकि m ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका यही मतलब हुआ कि ये जो u भी माइनस यू, ये ज़ीरो होगा, तभी तो इधर जीरो आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल जीरो कब होता है, जब दोनों में से कोई एक जीरो होता है। यहाँ पे m जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो द्रव्यमान है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो जीरो होगा। तो v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो, और अगर हम इसको इधर कर दें इस v u को, तो ये v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर किसी वस्तु पे फोर्स नहीं लग रहा है तो उसकी जो प्रारंभिक वेलोसिटी थी उसकी अंतिम वेलोसिटी के बराबर आ जाएगी। और यही तो हम लोगों का गति का पहला नियम था कि अगर किसी वस्तु पे बाहरी फोर्स नहीं लगता है तो वो अपनी स्थिति को बनाए रखेगी। तो दोस्तों यहाँ से ये जो हमारा गति का पहला नियम है वो गति के दूसरे नियम से क्या हो जा रहा है, सत्यापित हो जा रहा है। अब दोस्तों ये सब होने के बाद हम लोग गति का तीसरा नियम भी आज पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग आज की इस क्लास को ख़त्म भी करेंगे। तो हम लोग का ये लास्ट टॉपिक है आज का, गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि हर एक क्रिया के बराबर, हर एक क्रिया के बराबर परंतु उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि आप अगर किसी वस्तु को धक्का देंगे तो वो वस्तु भी आप पे एक बल लगाएगी। आप अगर किसी वस्तु पे इस साइड से फोर्स लगाएंगे तो ये वस्तु भी अपोजिट साइड में आप पे एक बल आरोपित करेगी। यानी आप इस पे क्रिया करेंगे तो उसके जवाब में ये आप पे क्या करेगी, प्रतिक्रिया के रूप में आप पे भी एक बल लगाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारे क्रिया का मतलब होता है एक्शन इंग्लिश में, और प्रतिक्रिया का मतलब रिएक्शन। तो एक्शन फोर्स यानी क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों ही किसी एक वस्तु पे नहीं लगते हैं। अगर क्रिया बल इस
फुटबॉल या बॉल पे लग रहा है, जिस पे हम लगा रहे हैं, तो प्रतिक्रिया बल ये फुटबॉल हम पे लगा रहा है। तो क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों ही बल अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, अलग अलग वस्तु पे लगते हैं, और हर एक क्रिया के बराबर बराबर परंतु विपरीत दिशा में। दोनों ही बल, अगर मान लीजिए कि दो स्प्रिंग्स हैं, ये यहाँ एक स्प्रिंग है, एक यहाँ स्प्रिंग है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर हम इसको इस तरह से पुल करें, तो जब हम इसको पुल करते हैं यानी खींचते हैं अपनी तरफ, तो ये भी क्या करती है, हम लोग इस पे एक क्रिया बल लगाते हैं, क्रिया करते हैं, तो ये उसके जवाब में हम पे एक प्रतिक्रिया बल लगाती है और इस स्प्रिंग को इधर की तरफ खींचने का प्रयास करती है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ क्रिया प्रतिक्रिया बल का, कि आप लोग कहीं खड़े होते हैं और आप लोग जंप करते हैं। तो जंप कैसे करते हैं, आप लोग अपने पैरों के द्वारा पृथ्वी पे एक क्रिया बल लगाते हैं नीचे की तरफ, और उसके जवाब में ये पृथ्वी हमारी आपको ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया बल लगाती है, और आप क्या करते हैं, ऊपर की तरफ हवा में जंप कर जाते हैं। तो दोस्तों, जो हम बल लगाते हैं हमारी पृथ्वी पे, वो और जो पृथ्वी हम पे बल लगाती है, वो दोनों आपस में तो बराबर होते हैं, लेकिन इनकी दिशा एक दूसरे के ठीक विपरीत होती है। यानी कि अगर मान लें कि हम इस पे F, यानी कि हम अगर आपको अपने आप को पहली वस्तु मान लें और पृथ्वी को दूसरी वस्तु मान लें, तो पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल यानी F1 2, यहाँ 1 2 पे फोर्स लगा रहा है, 1 यानी कि हम और 2 यानी कि पृथ्वी। ये किसके बराबर होता है, पृथ्वी के द्वारा हम पे लगाए गए बल के बराबर, यानी F2 1। बट याद रखिएगा दोस्तों, दोनों के डायरेक्शन एकदम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। परिमाण में तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, बट दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और भौतिक विज्ञान में, साइंस में हम लोग दिशा को दिखाने के लिए प्लस, धन अथवा ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और यहाँ हम लोग इसकी दिशा चूँकि अपोजिट है, उसको दिखाने के लिए यहाँ हम लोग एक इसके आगे नेगेटिव फोर्स का नेगेटिव साइन लगाएंगे। दोस्तों, बल कभी भी धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होता है। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि हमने यहाँ 4 न्यूटन का बल लगाया है, या कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ हम -5 न्यूटन का बल लगाते हैं। बल ना तो प्लस में होता है और ना तो माइनस में होता है। यहाँ मैथमेटिक्स वाला प्लस माइनस काम नहीं करता है, ये साइंस का प्लस माइनस है, और साइंस के प्लस माइनस धन ऋण दिशा से जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा F12 फोर्स है वो F21 के बराबर है, परंतु उसकी विपरीत दिशा में है, क्योंकि उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो ये दोस्तों हमारा गति का तीसरा नियम था। क्या था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हर एक क्रिया के बराबर परंतु उसकी विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो आज हम लोगों ने दोस्तों गति तथा बल और गति से जुड़े तीनों नियमों को हम लोगों ने पढ़ा है। आगे की क्लासेस में हम लोग दोस्तों गति के बारे में और डिटेल अध्ययन करेंगे, और फिर आज की क्लास हम लोग दोस्तों यही ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इतनी सारी आप लोगों को बातें बताई, बट किसी भी प्रकार की परिभाषा, कोई फार्मूला, चाहे जो हो, उसके बारे में हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी। PDF बना के हम लोग आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, बट आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे। आप लोग अपने से अगर नोट्स बना सकते हैं तो बनाते रहिए। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को इस टॉपिक जितना भी मैंने आज ये पढ़ा है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको टाइप करिए, ताकि हमको पता चल जाए। और अब जब मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा अपनी, तो पहले उसी प्रॉब्लम पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, चूँकि ये आज मेरा
इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। आगे जब मैं पूरी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि एक अच्छी सी अपनी कक्षाएं स्टार्ट करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक और क्लास बाय क्लास, और पूरा हम लोग सिलेबस ख़त्म करेंगे। जैसे किसी भी क्लास का हम लोग बताएंगे आप लोगों को कि ये इस क्लास का टॉपिक वाइज सब्जेक्ट चलेगा, और उसको पूरा ख़त्म करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लासेस का भी टॉपिक शुरू करेंगे। तो आगे हम लोगों के काफ़ी प्लान्स हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको शेयर करते रहिए, सबसे सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि और लोगों तक ये सुविधा पहुंच पाए। धन्यवाद।